दोस्तों, दिवाली के दिन है। आप तो शायद बिजी हैं आजकल दिवाली की शॉपिंग परचेजिंग करने के लिए, और शायद ही टाइम होता होगा आपको YouTube चलाने का। लेकिन जो मेरे मित्र YouTube के शौकीन हैं, वो जैसे ही टाइम मिलता है वो YouTube जरूर चलाते हैं, और जो भी है YouTube में उन्हें पसंद वो देखते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने दोस्तों को, अपने सभी दोस्तों को यही कहना चाहूंगा, अगर आप YouTube चलाएं तो मेरी कहानियों को भी एक बार देख लिया करें, और इससे मुझे बहुत खुशी होगी। और चलो, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको दिवाली मुबारक। और सुनिए एक और नई कहानी जो मैं आपकी सेवा में लेकर आया हूं। कैसी है इसका अंदाजा तो आप ही लगाएंगे, तो सुनिए। सुमंत देश की राजकुमारी भानुमति सुंदर अवश्य थी, साथ ही वह घमंडी भी थी। अहंकार उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। उसने अनेकों विद्याएं सीखी और कितनी ही कलाओं में प्रवीण भी हुई। महाराज सोचा करता था कि मेरी पुत्री में अहंकार ना होता तो कितना अच्छा होता। उसे इस बात का रंज था कि इतनी विद्याओं और कलाओं में प्रवीण व निपुण होने के बाद भी यह दुर्गुण अहम भाव उसमें घर कर गया है। उसे आशा थी कि भविष्य में यह उससे छूटेगा, किंतु दिन ब दिन अहंकार उसमें बढ़ता ही गया। पड़ोस के राजा पद्मसेन भानुमति से शादी करना चाहता था। उसने भानुमति के पिता के नाम एक खत लिखा, जिसमें उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, और साथ ये भी लिखा कि मुहूर्त की तिथि भी पक्की की जाए। राजा ने अपनी बेटी को ये बात बताई। मेरी स्वीकृति के बिना पद्मसेन को ऐसा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उसका ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। शादी के पहले वर वधू का एक दूसरे से मिलना जरूरी है, जिससे वे एक दूसरे को समझ पाए, जान पाए। कम से कम ऐसी भेंट तो अवश्य होनी चाहिए। उसने अपनी मर्यादाओं की सीमाओं का उल्लंघन किया है। ऐसे अहंकारी से हरगिज मैं शादी नहीं करूंगा। राजा जानता था कि पद्मसेन बलशाली राजा है, उसके पास असंख्य सेना है, और इस विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर किसी भी क्षण उसके राज्य पर आक्रमण कर बैठने की संभावना है। महाराज ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर वह अपनी बात पर अड़ी रही। उसने धमकी भी दी कि जोर देने पर मैं आत्महत्या कर लूंगी। उसने ये भी कहा कि अगर युद्ध छिड़ जाए तो स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगी और उसका मुकाबला करूंगी। प्रदीप नामक महापंडित एक दिन राजा से मिलने आया। वह कितनी ही राजवंशों का गुरु था। राजा ने घुटने देकर उसके पैरों का स्पर्श किया और स्थिति स्पष्ट सुनाई। प्रदीप ने भानुमति को बुलाया और कहा, 4 दिन के पहले मैं पद्मसेन से मिला। उसमें अहंकार नाम मात्र के लिए भी नहीं है। विनय में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसने अब तुम्हारे अपूर्व सौंदर्य तथा उस शिक्षा की भरपूर प्रशंसा की थी। इसी कारण वह तुम पर मुग्ध हुआ, तुमसे विवाह करना चाहता है। अपने वंश की परिपाटी के अनुसार उसने तुम्हारे पिता को पत्र लिखा था। अगर इसे उसका अहंकार समझती हो तो बड़ी बड़ी भूल कर रही हो। वह हर प्रकार से तुम्हें तुम्हारे योग्य वर है। उसमें तुम्हारे प्रति आदर की भावना है। अकारण तुमने इस विवाह को अस्वीकार कर दिया तो हो सकता है कि यह तिरस्कार वह अपना अपमान समझे, उसमें अहंकार अंकुरित हो जाए। तुम जानते ही हो, अहंकार से आदमी अंधा हो जाता है, अपनी विचक्षण शक्ति भी खो बैठता है, निर्णय लेने में संतुलन नहीं रख पाता। भानुमति ने तीखे स्वर में कहा, मुझे इसका कोई भय नहीं है। आज ही अपने तिरस्कार की सूचना उसे भेज दूंगी। इस पर प्रदीप मुस्कुराता हुआ बोला,
पुत्री जल्दबाजी मत करना, ऐसा सुयोग्य वर तुम्हें कोई और कहीं नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, अपनी एक सहेली को लेकर तुम मेरे आश्रम में आना, वहीं पद्मसेन के आने का भी प्रबंध करूंगा। हो सकता है तुम दोनों वहां एक दूसरे को समझ पाओ। इस मिलाप के बाद भी अगर तुम्हें पद्मसेन अच्छा नहीं लगा तो मैं उसे सावधान कर दूंगा कि आगे से वह स्त्रियों से अहम भाव से व्यवहार न करे। पंडित का स्वभाव भानुमति को सही लगा। विन्या नामक सहेली को लेकर प्रदीप के आश्रम में आई। 2 दिन वहां ठहरी। प्रदीप का संदेश पाकर पद्मसेन भी वहां आया। प्रदीप ने उससे कहा कि राजकुमारी भानुमति भी इस समय मेरे ही आश्रम में ठहरी हुई है। भानुमति अपनी सहेली के साथ आश्रम के एक टीले पर बैठी हुई थी। पद्मसेन उसे देखने वहां आया। पंडित के कहे अनुसार भानुमति ने विन्या को अलंकार कर राजकुमारी का सा सजाया। समय उसने अति साधारण शैली की तरह कपड़े पहन रखे थे। पद्मसेन आया और विन्या को देखकर राजकुमारी समझ बैठा। उसने अद्भुत सौंदर्य पर चकित होते हुए उससे कहा, तुम्हारे बारे में केवल सुना मात्र था, देखने का सौभाग्य अभी मिला है। ऐसी सुंदरी मेरी पत्नी बने तो मैं इसे अपना भाग्य ही समझूंगा। बिना लज्जा के मुझे भी अच्छी तरह से देख लेना। मैं तुम्हें अच्छा लगा तो बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो जो पत्र तुम्हारे पिताश्री को लिखा था वापस ले लूंगा, क्योंकि अब तुम्हें देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। तब पद्मसेन विन्या से ये बातें किए जा रहा था। उसने भानुमति की कोई परवाह नहीं की। यह भानुमति को बहुत खटका। वह अचानक उठ खड़ी हुई और चल पड़ी। पद्मसेन तब भी विन्या से ही बातें करने में लगा हुआ था। भानुमति जब वहां से निकलकर चल पड़ी तो आश्रम से बाहर आते हुए प्रदीप को उसने देखा। उसने उससे पूछा, यह क्या अकेली ही आ रही हो? पद्मसेन कहाँ है? राजकुमारी ने कहा, पद्मसेन विन्या को देखकर समझ बैठा है कि वही मैं हूं। मैं बगल में ही बैठी थी, परंतु उसने मेरी परवाह ही नहीं की। उसी की सुंदरता की तारीफ के पुल बांधे जा रहा था। ऐसी बात है, मैंने जब दोनों को देखा तब मुझे भी ऐसा लगा। मुझे लगा कि तुम्हारी सहेली ही तुमसे अधिक सुंदर है। भानुमति चिढ़ती हुई बोली, यह सब कुछ अलंकार की महिमा है, तो इसका यह मतलब हुआ कि सुंदरता अलंकार पर आधारित है। मेरी समझ में नहीं आता कि तब क्यों कुछ स्त्रियां अपनी सुंदरता पर इखलाती हैं। प्रदीप ने कहा, सुंदरता और सुंदर बनाने का अलंकार केवल राज परिवारों में ही साध्य है। राज परिवारों में जन्म लेने के लिए तो पूर्व जन्म का पुण्य होना चाहिए, दरब भरे स्वर में भानुमति ने कहा। भानुमति की इस बात पर प्रदीप हंस पड़ा और बोला, अब पद्मसेन विन्या से शादी करेगा तो क्या होगा? क्या वह राजवंश की नहीं कहलाएगी? यह सदा तुझसे भी अधिक सुंदर नहीं कहलाएगी? भानुमति सन्नाटे में आ गई और बोली, बाप रे, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तक्षण ही जाकर राजकुमार को सच बतला दूंगी। अगर सच बता दोगी तो पद्मसेन नाराज हो जाएगा। तुम्हारे कपट नाटक पर तुम पर जल्ला उठेगा। तुम कुछ समय के लिए चुप रहो, बाकी मुझ पर छोड़ो और चुपचाप मेरे साथ चलो, प्रदीप ने कहा। उसको लेकर वह पद्मसेन के पास गया। उस समय पद्मसेन विन्या से कह रहा था, राजकुमारी, मैं बहुत बोल चुका हूं, परंतु तुमने एक बात भी नहीं की। प्रदीप ने तक्षण कहा, पद्मसेन वह राजकुमारी नहीं है, राजकुमारी की सहेली विन्या है, यह है राजकुमारी। पद्मसेन ने चौंक कर भानुमति की ओर देखा। वह साधारण स्त्री के भेष में सर झुकाकर भूमि देख रही थी। पद्मसेन नाराज होता हुआ बोला, यह कैसा नाटक है? प्रदीप ने कहा, इसमें कोई नाटक नहीं। सहेली की इच्छा थी कि वह राजकुमारी की तरह अलंकार करे। यह काम अंतपुर में होने पर सबको मालूम हो जाएगा कि महाराज को मालूम होगा
तो वह तुरंत निकाल दी जाएगी। इसलिए भानुमति विन्या को लेकर मेरे आश्रम में आई थी। यहाँ उसने उसकी इच्छा की पूर्ति की। राजकुमारी के यहाँ होने की खबर मैंने तुम्हें दी, तुम यहाँ आए और उससे उसके अलंकार को देखकर उस पर मुग्ध हो गए। तुम राजकुमार को पहचान नहीं पाए, उल्टे से नाटक कह रहे हो। प्रदीप ने के स्वर में डांट थी, उसने उसे डांटा। मेरी गलती पर पहले ही सावधान किया जाता तो मुझे इस तरह की हंसी का पात्र न बनना पड़ता। पदम से सुखचाता हुआ बोला, हाँ तुमने ठीक ही कहा, किंतु भानुमति जानती नहीं थी कि तुम यहाँ आने वाले हो। अकस्मात तुम्हारे यहाँ आ जाने से मैं घबरा गई और आश्रम की तरफ चली गई। विन्या की समझ में नहीं आया होगा कि बोलते समय तुमसे कैसे छुटकारा पाऊं। राजकुमारी समस्त विद्याओं में पारंगत है, निष्णात है। राजकुमारी को ना पहचान पाने की तुम्हारी अयोग्यता तुम्हारी असमर्थता का सूचक है। सौंदर्य को देखकर थी उस पर लट्टू हो जाने की तुम्हारी जल्दबाजी ने ही तुम्हें हंसी का पात्र बनाया है। इसमें इनकी कोई त्रुटि नहीं है। महापंडित प्रदीप की इन तीखी बातों से पद्मसेन आवेश में नहीं आया। वह जानता था कि गलती उसी से हुई है। वह धीरे से भानुमति के पास आया और बोला, मैं तो बड़ा ही अहंकारी हूं, किसी की परवाह ही नहीं करता, किसी को अपने से बड़ा नहीं मानता। तुम्हारी इच्छा और अनिच्छा की भी परवाह किए बिना तुम्हारे पिताश्री के सम्मुख मैंने विवाह का प्रस्ताव रखा। मैं तुम्हारी योग्य नहीं, मुझे क्षमा करो, वह पत्र वापस लेता हूं। हाँ यही ठीक होगा, क्योंकि सौंदर्य में मुझसे बढ़कर चढ़कर मेरी सहेली विन्या है, भानुमति ने कहा। अपनी सहेली को तुमने राजकुमारी की तरह सजाया है, उसे अपने साथ ही बिठाया है। इससे बढ़कर विनय और निस्वार्थता व महाउन्नत व्यक्तित्व का धर्म क्या हो सकता है। तुम्हारे इन सद्गुणों के सामने अद्भुत सौंदर्य भी व्यर्थ है, मूल्यहीन है। इसलिए मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं समझता। भानुमति कुछ बोलने ही जा रही थी तो प्रदीप ने उसे रोका और कहा, दोनों एक दूसरे के लिए अपने का अयोग्य महसूस कर रहे हो। इसी से स्पष्ट होता है कि दोनों का अहंकार मिट गया है। अब अपने राजप्रसाद लौटो और विवाह की तैयारी करो। तुम दोनों के विवाह पर मैं भी आऊंगा और आशीर्वाद दूंगा। पद्मसेन प्रदीप को प्रणाम करके वहां से चला गया। असंतृप्त भानुमति गुरु से बोली, वह विनया के सौंदर्य पर मुग्ध हुआ है, उसकी सुंदरता सच्चाई है। मेरी विनय को उसने उसकी सुंदरता से भी अधिक प्रधानता दी है, पर सच ये नहीं है। आपने मुझ पर यह थोपा है, इसलिए शादी उसे विनय से ही करनी है, मुझसे नहीं। प्रदीप ने उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, पुत्री तुम्हारे विनय गुण से पद्मसेन बहुत प्रसन्न है, वह इसलिए तुमसे प्यार भी कर रहा है। तब क्या यह अच्छा नहीं होगा कि तुम सचमुच ही उस गुण को अपनाओ और गुणी बनो। क्या तुमसे यह संभव नहीं? अपनी सहेली विनय के बारे में चिंतित मत होना। नगर के सुरक्षा के अधिकारी पद्मनाथ के बेटे से उसकी शादी पक्की समझो। तुम दोनों के अहंकार को दूर करके तुम दोनों को आदर्श दंपति बनाने के लिए ही मैंने यहाँ बुलवाया था। आप समझ गई हो ना? भानुमति ने झुककर गुरु के पैरों को प्रणाम किया। विवाह के बाद सब राज परिवारों में वह विनय का एक मात्र आदर्श मानी जाने लगी। तो दोस्तों ये कहानी दो अहंकारियों की थी, राजकुमारी की और राजकुमार के अहंकार की। कैसी लगी? अगर टाइम लगे दिवाली के इस मौसम में तो सुनिएगा जरूर, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और लाइक करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, क्योंकि उससे आपको मेरी सारी वीडियो और कहानियां सबसे पहले सुनने को और देखने को मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ही एक और कहानी के साथ।